ओके, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक किसे कहते हैं। सबसे पहले ये समझे, तब ना उसके टाइप को पढ़ेंगे। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये होता क्या है, यहां पे ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब सुना होगा कि किसी चीज को हटा के हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या करा कि H2O लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे, या मैंने समझाने के लिए OH माइनस ले लेता हूँ, H प्लस और OH माइनस ले लेता हूँ। यहाँ पे ना OH माइनस जो है ना ज्यादा पावरफुल होता है Cl के कंपेरिजन में न्यूक्लियोफाइल। भी समझाएंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पहले हम सब्स्टिट्यूशन समझा रहे हैं। अब जैसे ही स्ट्रांग होता है तो क्या करेगा, Cl को हटा देगा। अब अगर मान लो कि आपके अगर जो कहीं पे कोई ज्यादा पावरफुल है तो क्या कहता है, जैसे मान लो कि किसी का जमीन अगर जब मान लो डॉन सबका होगा, क्या कहता है, एक अपना नाम का जो है बैनर जो है वहां पे गाड़ देता है। उसके बाद कहता है आज से जमीन हमारी, किसी और की नहीं होती है। ठीक है, तो सिमिलरली ये OH बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो यहाँ से इसको हटाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है। यहाँ पे H प्लस है, साथ में HCl निकल जाता है। ठीक है, ये OH ने Cl को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का बेसिकली जिसके पास क्या हो, निगेटिव चार्ज हो। एन से क्या याद रखना, निगेटिव चार्ज हो। जिसके पास निगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो, इन दोनों में से अगर कोई भी चीज हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक्स या न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्यों कहते हैं, आपको यह याद रखना क्योंकि ये इसके पास डोनेट करने के लिए क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन कह दो या लोन पेयर है, यही तो है। जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने आके यहाँ पे क्या करा कि क्लोरीन ग्रुप को हटा दिया, और जैसे ही हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जनरली आपको याद रखना है, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक होता है SN1, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन यूनिमॉलिकुलर। समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी हम बस कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं। जो यूनिमॉलिकुलर में होगा उसको हम लोग कहते हैं SN1। आप लोग सिर्फ याद रखते होंगे SN1 या SN2, आपकी बुक में भी जनरली ही दिया रहता है, लेकिन कई बार जो ऐसा दे दिया जाए तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाए। SN2 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बायमॉलिकुलर। ठीक है, थर्ड बात, SNI होता है। ओके सर, ये कहाँ हमने सुना है, सुनोगे जब आगे पढ़ोगे। ठीक है, ये आई समझ में आ जाएगा ना, न्यूक्लियोफिलिक यस सर। सब्स्टिट्यूशन इन इंट्रामॉलिकुलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही सारी चीजें होंगी। फोर्थ वन SNAR, इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ये बेसिकली 4 टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लेकिन हमारी सिलेबस में जो है वो क्या है, SN1 एंड SN2 है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं, क्या होता है SN1, क्या होता है SN2। आपको अभी तक मैंने इतना बात सिखाया कि न्यूक्लियोफाइल उसे कहेंगे जिसके पास डोनेट करने के लिए क्या हो, लॉन पेयर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं,
ठीक है, न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिसके पास क्या हो, डोनेट करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन पेयर हो। ओके, अच्छा, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो है हमारे पास क्या है, SN1। अच्छा, ये SN1 ना दिखेगा नहीं आपको क्योंकि वाइट पेज में आएगा ना। अरे भाई, ओके, मैं अब हर बार जो है पूरा नाम नहीं लिखूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन यूनिमॉलिक्यूलर। अब मैं इसको हमेशा शॉर्ट में क्या लिख दूंगा, SN1 लिख दूंगा। इन्हीं को कोई एतराज तो नहीं ना? नो सर। ओके, SN1 आपके मन में आ रहा होगा, ये जो होता है ना यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। कहोगे सर ये क्या है, अभी आपको समझाते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि इसमें एक मॉलिक्यूल हटता है, एक मॉलिक्यूल जुड़ता है। जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूं, मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे CH3 CH3 एंड CH3, और यहाँ पे मैंने जो है क्लोरीन लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, H2O ले लिया। ठीक है, अब ये जैसे ही होगा क्या, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म नीचे लिखूंगा, CH3 CH3 और CH3 एंड यहाँ पे क्या बन गया, OH बन गया, और साथ में HCl निकल गया। एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि CH3 और CH3 एंड Cl। अब क्लोरीन की निगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे डेल निगेटिव बन रहा होगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव बन रहा होगा। ठीक है, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है इस पे H प्लस बन रहा होगा और OH माइनस बन रहा होगा, टूट रहे होंगे। अब जैसे ही यहाँ पे बन रहा होगा तो यानी कि दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। मतभेद होता है तो यानी कि बॉन्ड जो है क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यानी कि स्टेप 1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब Cl माइनस और H प्लस क्या हो रहा होगा, सॉल्यूशन में घूम रहा होगा, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, HCl। ओके, साथ में OH माइनस जो है ये भी भटक रहा होगा। स्टेप 2 में क्या होगा, इसको अगर मैं कहूं स्टेप 1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अच्छा, ये जो स्टेप है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, इसी को हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS इसको शॉर्ट में लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये जो है ना रेट डिटरमाइन करने में जो है आपकी मदद करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग। मैंने कहा था कि वो डिपेंड करता है जो ज्यादा समय तक जो है रिएक्शन में रहता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे इसको होता है। थर्ड में क्या होता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है, वापस स्टेप में कंबाइन हो जाता है, यहाँ पे जो है OH आता है और CH3 और ये CH3 और यहाँ पे OH जुड़ जाता है। तो ये जो है इसका क्या है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। तो इसी को हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तब हम लोगों को ज्यादा चीजें समझ में आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ SN1 रिएक्शन। ठीक है, आपको लास्ट में याद हो जाएगा, मैं जब ट्रिक बताऊंगा तो आप चिंता मत कीजिए। पहले मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप लोग जो है ध्यान से सुनोगे नहीं, क्योंकि ट्रिक से सिर्फ आप ऊपर ऊपर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, भीतर के नहीं। ओके, सबसे पहला ये ना, इट SN1 रिएक्शन follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इसका मतलब है कि ये जो है ना सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। इसका मतलब है ये जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Rx पे, यानी कि अल्काइल हैलाइड पे।
सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन में ये जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक बार आया था कि OH की क्वांटिटी को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं तो रेट कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बताइए कितना टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल को कितनों बढ़ाओ घटाओ यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा SN1 रिएक्शन में। इस बात को याद रखिएगा। वो कहेगा कि डबल कर देता हूं, ट्रिपल कर देता हूं, कई बच्चे कर देंगे कि यहाँ पे अगर मान लो कि RX को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, यानी कि अल्काइल हैलाइड को, न्यूक्लियोफाइल को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो बोलेगा रेट जो है कितना टाइम हो जाएगा, तो बच्चे 6 टाइम मार के आ जाते। नहीं, सिर्फ RX कितना दिया हुआ है 2, तो यानी कि 2 टाइम्स रेट जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, पहला पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। दूसरा, इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटायन इज फॉर्म। SN1 रिएक्शन में जो है ना, वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन क्या होगा, कोई बताना चाहेंगे? 3 डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन में अभी फंसाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए सर हमें कैसे फंसाओगे, आपने बता तो दिया 3 डिग्री स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। खैर कोई नहीं, आपको हम देखते हैं, ट्राई करते हैं आपको फंसाने का। आप लोग फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और CH3 CH एंड CH3 इसकी स्टेबिलिटी कम होगी एंड CH3 CH2 एंड जो है कार्बोकेटायन 2 1 3 1 4। ठीक है, अब ये 3 डिग्री है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी 2 डिग्री है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे जो है कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मैंने यहाँ लिख भी दिया, चाहे टर्सरी लिखा रहे, सेकेंडरी लिखा रहे, चाहे प्राइमरी लिखा रहे। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको बताया। यस सर। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। कहा कि एक 2 क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, CH3 C CH3 एंड CH3। एक ये है CH3 CH3 और एक H ये है CH3। कहोगे सर आप तो सेम ही लिख रहे हो। दो तीन एक चार, ओके, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं। आप मुझे बताइए कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, A की, B की? एक ही। एक। ओके, और कोई बताना चाहेंगे? सर एक ही। सभी का आंसर A आ रहा है। यस सर। इसका राइट आंसर जो होगा वो C हो जाएगा। कहोगे सर कैसे, यहाँ 3 डिग्री आप ही तो अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है 1 डिग्री से। एक्चुअली यहाँ क्या होना, रेजोनेंस हो जा रहा। अगर जब रेजोनेंस आ जाए तो कार्बोकेटायन से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पता है कि बॉन्ड इसको देगा तो यानी कि दुख दर्द लेगा, इसका जो है इस कारण से क्या हो जाएगा कि इसकी स्टेबिलिटी जो हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाती है। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां भी रेजोनेंस दिखे वहां पे उसकी जो है स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कैसा करते हैं, पोलर
प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है, पोलर आपको मैंने बताया जिसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, प्रोटिक का मतलब होता है जिसके पास क्या हो, H+ या प्रोटॉन हो। जनरली जैसे H+ OH, जैसे आपको जनरली जो दिखा जाएगा H+ जो है वहां पे क्या होता है प्रोटॉन, जैसे OH- H+। तो वो क्या करता है कि दूसरे को क्या क्या हो सकता है पोलर प्रॉपर्टी जो है मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका H2O दिखेगा, और फिर क्या दिखेगा C2H5OH दिखेगा, फिर क्या दिखेगा CH3COOH दिखेगा। आपको मैं बता देता हूं इसका 80, इसका 35, इसका जो होता है 5 होता है। इसका मतलब है कि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 80 होता है, इसका 35 होता है, इसका 5। कहोगे सर ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक? जैसे मान लो कि किसी चीज को तोड़ने की क्षमता, जैसे देखना कि आप लोगों ने अगर जब कभी भी कोई चीज नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं। जैसे मान लो कि Yes, आपको एग्जांपल देता हूं कि कभी अगर किसी को चोट लगा हो, हैंडी प्लास्ट लग गया हो, या बैंडेज को निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं पहले धीरे 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 चारों तरफ पानी डालते हैं। उससे क्या होता है कि वो क्या करता है कि बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, यानी कि जो बॉन्ड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, या उसके जो है कमजोर कर देता है, जिस कारण से वो फिर क्या हो जाता है, आसानी से धीरे धीरे हम लोग क्या कर लेते हैं, बैंडेज को या जहां भी आपको चोट लगी हो वहां निकल जाता है। ऐसे देखना, मान लो कि किसी ने घर में जो है क्या किया हो कि पेपर चिपका दिया हो दीवार में। अब पेपर जब निकालते हैं तो शायद हो सकता है कि पेंट भी निकल रहा, तो हम लोग क्या करते हैं कि गीले कपड़े से, मम्मी कहती है कि अच्छे से गीला कर लो और उसके ऊपर जो है पानी से इस तरह से पोंछ दो, थोड़ी देर में निकालोगे तो वो जो है क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका मतलब होता है किसी को कितना कमजोर कर सकता है। तो ये वाटर जो होता है 80 होता है, इसीलिए पोलर प्रोटिक में हम लोग जनरली क्या यूज करेंगे, H2O, लेकिन कई जगह पे मिथनॉल भी दिख सकता है, इथेनॉल भी दिख सकता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सब ये सब दिख सकता है, एसिडिक दिख सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। क्या तीनों पॉइंट समझ में आया ना? yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। SN1 इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होता है, हीट Heat released. रिलीज होता है। अब यहाँ पे आपके मन में आएगा कि सर यहाँ हीट रिलीज क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या हो रहा है ना, कि एक बॉन्ड टूट रहा है। क्यों हो रहा है? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कैसे बॉन्ड हो रहा है कि जैसे RCl का जो बॉन्ड है वो क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो रहा है। और जब आपको पता है किसी को तोड़ते हैं तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है। आप किसी को पीटते हो तो बच्चा रोता है कि नहीं रोता? Yes, sir. क्यों Yes, रोता है? sir. एनर्जी निकलती है। तो इसीलिए जब भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो क्या करता है, उसकी एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन आप कभी बच्चे को टॉफी दो, देखिए कभी नहीं रोएगा, ठीक है, खुशी खुशी आपके पास रहेगा। तो यहाँ पे जब बॉन्ड का ब्रेक हो जाता है तो जिस कारण से एनर्जी रिलीज होती है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। ओके, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो होता है, आप इसको चाहो तो मैंने वहां पे समझा दिया है। यहाँ पे आपकी बुक में एक ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। मैं लिख भी देता हूँ, जैसे मैंने वहां लिख भी दिया है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। It only depends अल्काइल हैलाइड। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करता। ये जो है आपका क्या हो गया, फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोमर। स्टीरियो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पॉइंट से पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना। क्या होता है स्टीरियोमर? आपको वैसे मैंने बताया था कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिनका अरेंजमेंट सेम हो, बट इस 3D स्पेस में उनके जो अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं स्टीरियोमर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि SN1 के पास ना ये खाली होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो एक ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। तो यहां पे ना दो चीजें होती है, एक होता है रिटेंशन, टेंशन नहीं कहिएगा, ठीक है, पता लगे कोई कह रहा हो सर ये तो टेंशन दे दिए, इसका नाम क्या है, रिटेंशन। दूसरा होता है इनवर्जन। क्या होता है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। रिटेंशन का मतलब होता है जहां से आपने हाइड्रोजन को हटाया वहीं पे जोड़ दो। सपोज करो यहाँ पे Cl होता और मैंने यहां से हटाता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिटेंशन कहते हैं। खैर जहां जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो पोजीशन है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। ठीक है, रिटेंशन का मतलब क्या हो गया कि जहां से हमने क्या करा कि हेलोजन ग्रुप को हटाएंगे, वहीं पे आके अगर जो जुड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन, यानी कि वो उसने रिटेन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जो है रिटेंशन कहते हैं। इन्वर्जन में क्या कहते हैं कि आपने अपोजिट साइड में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेम साइड में, न्यूक्लियोफाइल जहां से हटेगा, एग्जांपल भी समझाएंगे। और इसमें क्या होता है इन्वर्जन में कि अपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड इन अपोजिट साइड, मैं ऐसा लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड इन अपोजिट साइड। खैर SN1 में कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कहीं से भी जुड़े, प्रोडक्ट तो दोनों आना है, इसीलिए यहां पे उतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो जाता। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ये याद रखना, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए तभी स्टीरियोमर होंगे, ऐसा नहीं कि दो आप कर देना तो नहीं होंगे। ठीक है, तो रिटेंशन प्लस इनवर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक ग्रुप है CH3 और ये D, ये H, और यहाँ पे मेरे पास Cl ग्रुप है। अब इसके पास ना दो जगह हैं अटैच करने के, मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि कि हमें जो है देखने के लिए अच्छा लगे। हमने क्या करा कि पोलर प्रोटीन यानी कि H+ से जो है इसको रिएक्शन कराया, हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऐसा बनेगा CH3 और इसी साइड हमने जोड़ दिया OH, दूसरा बनेगा हमारे पास HCH3 एंड D और इधर साइड OH। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, जिधर साइड से जुड़ा इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिटेंशन कहेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं कहना, क्या कहेंगे, रिटेंशन, हम दूसरे को टेंशन देने वाले हैं, इसको रिटेंशन कहेंगे। और इसको जब अपोजिट साइड में जुड़ेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। अगर चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो इन दोनों से क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि सर मेजर प्रोडक्ट कौन है, दोनों 50-50% बनते हैं। SN1 जो होते हैं, यहां पे मैं 6 पॉइंट लिख देता हूं, SN1 रिएक्शन occurs in 2 स्टेट। ओके सर ये तो आपने बताया ही नहीं, एक्चुअल में क्या होता है आपको मैं समझाता हूं क्यों 2 स्टेट में होता है।
आप एक छोटी कोचिंग का एग्जांपल देखिए ध्यान से। मान लो कि कोई आप लोग के आसपास एक छोटी सी कोचिंग है, वहां पे क्या होता है कि पहले एक आदमी एक टीचर जाता है, फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट है उसको हायर करता है। एक स्टेप में गया, दूसरे स्टेप में जाने के बाद, ऐसा नहीं कि बड़ी कोचिंग में क्या होता है कि एक साइड जा रहा होता है, दूसरा साइड जो है वो क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में। कैसे? एक स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, दूसरे स्टेप में वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन कहते हैं। लिखा हुआ है SN1, लेकिन होता कितने स्टेप में, 2 स्टेप। क्यों होता है? क्योंकि एक स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, दूसरे में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो कितने स्टेप लग रहे हैं, 2 स्टेप। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें हम कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए आपको एक वर्ड देता हूं, शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, SCIENCE। ठीक है, बोलिए, इसका नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कहते हैं स्टीरियो। यहाँ पे क्या बनेगा, रिटेंशन एंड इन्वर्जन बनेगा। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, सी से क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। आई से क्या बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर बनेगा। ठीक है, और ई से क्या बनेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनेगा। एन से क्या होगा कि निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और सी जो है रिपीट हो गया, सी यहाँ और ई जो है, इसलिए दोनों वर्ड को हम नहीं छोड़ते हैं। बेसिकली आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि साइंस में क्या होता है कि एस का मतलब है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या होता है कि एक साइड रिटेंशन होता है, एक साइड क्या होता है, इन्वर्जन होता है, और इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कह देते हैं, मैं नए पेज में लिख देता हूं ताकि कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। अब जिन्होंने क्लास मिस किया उनकी तो कहोगे सर वो कैसे कैसे आगे यूज करेंगे, तो आप उनको काफी दिक्कत होगी। खैर कोई नहीं, SCIENCE यहाँ पे इसका मतलब स्टीरियो हो गया। ये क्या बनेगा, 2 चीजें बनाएंगे, एक को हम कहते हैं रिटेंशन एंड एक को कहते हैं इनवर्जन। अच्छा बताइए, क्या रिटेंशन का मतलब है जहां से जुड़ा है वहीं पे जुड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. दूसरे को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है अपोजिट साइड। यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसकी डिग्री की स्टेबिलिटी क्या होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, फिर भी हमने गलती कर दी। खैर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, एनर्जी रिलीज कैसे होगा, बॉन्ड के ब्रेक होने से। और एन से यानी कि जो है क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि निगेटिव चार्ज वाले जो है कंपाउंड होंगे वही जाके अटैक करेंगे। या सिर्फ कह भी सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। और सीई जो है वापस कॉमन हो गए, यानी कि इस प्रकार से आपको डिफरेंस लिखने आएगा बोर्ड में कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड जो है क्या कहेगा, बायमोलिकुलर जो है उसमें लिखने के लिए आएगा। तो आप इन सारे पॉइंट को लिख देना। खैर मैं आपको बता भी दूंगा। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। 3 ही फैक्टर है, ज्यादा नहीं है। ये कौन कौन से जो होते हैं जो फैक्टर है आप, अच्छा एक और क्वेश्चन आपको जो है ना वहां पे लिखा रहेगा SN1 और H2O, तो आप जो है यानी कि दोनों में से कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। पहला होता है अल्काइल हलाइड, जिसको मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था। ये अल्काइल हलाइड जो है डिपेंड करेगा कि आप कैसा अल्काइल हलाइड ले रहे हो।
3 डिग्री ले रहे हो या 2 डिग्री ले रहे हो या 1 डिग्री ले रहे हो, तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आर एक्स पे हो जाएगा। दूसरा, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का मतलब है कि ऐसा ना हो कि एक्स जो ऐसा कोई एक्स की जगह पे ऐसा कोई ग्रुप हो उसको आर को छोड़ना ही ना चाहे, हो सकता है ना, तो ऐसा ग्रुप नहीं लेना है। तो हम लोग को क्या लेना है, सबसे ज्यादा जो आसान होता है वो आई छोड़ना पसंद करता है। फिर कौन छोड़ना करता है, ब्रोमीन माइनस, फिर क्लोरीन माइनस एंड फ्लोरीन। अब किसी बच्चे के मन में आएगा कि सर क्यों आयोडीन करता है, क्योंकि इसकी साइज जो होती है ड्यू टू ग्रेटर साइज, ठीक है। ग्रेटर साइज होने के कारण वो क्या करता है कि न्यूक्लियस के साथ वो उतने अच्छे से फोर्स नहीं लगा पाता, जिस कारण से वो क्या हो जाता है, आसानी से जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। थर्ड हम यही भी बता देते हैं, पोलर। आपको याद रखना कि SN1 कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसके पास क्या हो, H+ हो, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, ए आपको मैंने बताया था, H2O पोलर प्रोटिक में यूज करोगे, बी C2H5OH यूज करोगे, सी CH3COOH यूज करोगे। ये तीन में से कोई भी आपको दिया रहेगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको याद रखना कि SN1 जो होता है वो कैसा होता है, जो है पोलर प्रोटिक हो जाता है। ओके, ठीक है। क्या SN1 आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया? sir. Yes, sir. Yes, sir. किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं SN2 की कहानी बताता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. हाँ बोलिए। बात बताओ कि फर्स्ट living पॉइंट group- देखा ना, सॉरी, आवाज नहीं आया मेरे को। फर्स्ट पॉइंट बताना फिर से। ये अल्काइल हैलाइड, नहीं सर, उसका प्रॉपर्टीज का। SN1 रिएक्शन फ्लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये यहाँ पे देखिए पावर 1 है ना, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे जो है क्या करती है, डिपेंड करता है, बाकी पे नहीं करता। इसलिए लिखा है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की संख्या आप बढ़ाओ घटाओ ये इस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कैसा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर जो है काइनेटिक्स है ये, ठीक है। अगर जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, जैसे मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बताया था, इसलिए ऑर्डर काइनेटिक्स लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। नेहा, और किन्हीं को कोई डाउट है बताइए। फैक्टर इफेक्टिंग का सेकंड बताओगे? ओ बिल्कुल, बिल्कुल बताएंगे। हमने कहा कि लिविंग ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आसानी से छोड़ के चले जाना चाहिए, तभी तो उतना अच्छा SN1 दिखाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि SN1 जो रिएक्शन है सबसे अच्छा कहाँ शो करेगा, 3 डिग्री में या 2 डिग्री में या 1 डिग्री में? 1 डिग्री। 3 डिग्री में, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा कार्बन की स्टेबिलिटी मिलेगी तो वहां पे जो शो करेगा। अब अगर लिविंग ग्रुप पूरा कस के पकड़ के रखा होगा तो छोड़ेगा ही नहीं, तो कार्बोकैटायन कहां से बनेगा, बनेगा क्या? अगर ये नहीं बनेगा तो जिस कारण से वो तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ही नहीं। तो हमें ऐसा लेना है जो आर के साथ जो है वीक बॉन्ड बना रहा हो। अगर जो वहां पे आयोडीन है तो ज्यादा अच्छा होगा, ब्रोमीन है तो भी ठीक है, क्लोरीन है, फ्लोरीन होगा तो काफी ज्यादा जो है दिक्कत होगी, आपको बाहर से एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। बोलिए, और कोई चीज दिक्कत है? सर इसका थर्ड पॉइंट। ओके सही। हमने कहा कि इसमें जो ना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना, आप जो रिएजेंट यूज करोगे वो H2 यूज करना, या मिथनॉल या इथेनॉल या फिर इथेनोइक एसिड यूज करना। क्यों इसका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे H+ डोनेट करने के लिए होता है, यानी कि प्रोटिक का मतलब मैंने कहा था H+, या जिसके पास क्या हो, प्रोटॉन हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। और कुछ का सजल, किन्हीं को और कुछ डाउट बताइए? चलिए, अब आप लोगों को शायद किन्हीं को, काजल क्या बोले? दो थालो खाई के बाद में नहीं गई वो। क्या बोले आप, कोई बता सकते? नेहा क्या पूछ रही है काजल? पता नहीं लग रहा। एक बार फिर से काजल बताइए। नो सर, क्या सर माइक ऑन रह गया था, वो बोल रहा था। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है।
ओके, अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। मैं नहीं लिख रहा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। आप लोगों को तो समझ में आ गया था ना क्यों था वो SN1, क्योंकि वो क्या हो रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा था, इसीलिए जो है यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो है SN1 हमने लिखा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा था, हट रहा था, फिर वापस उसकी जगह पे जुड़ रहा था। यहाँ पे SN2 में क्या होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सब्स्टिट्यूशन के पास, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। सबसे पहले एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास CH3 Cl, और फिर से इस बार हम लोग जो है H2O लेंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या चाहते हैं कि OH जोड़े, लेकिन अब ये Cl क्या है कि यहाँ पे H2O 1 डिग्री पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो हमने साथ में क्या जोड़ा, एसीटोन जोड़ा। तो एसीटोन क्या करेगा, इसकी मदद करेगा और यहाँ पे जुड़ेगा। SN2 जो रिएक्शन होता है ना वो 1 डिग्री में जो है ज्यादा होता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। ये अभी सारी पॉइंट हम दिखा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। ये जो रिएक्शन होता है ना, जैसे कि अवंती में क्या होता है कि कोई टीचर गया, तो एक साइड से उसको हम लोग कहते हैं कि आप जो है 30 डेज का नोटिस पीरियड दीजिए। बगल में हम लोग क्या करते हैं, 30 डेज में हम दूसरे टीचर को हायर कर लेते हैं, ताकि किसी भी बच्चे का क्लास हैम्पर्ड ना हो। लेकिन SN1 मैंने कहा था लोकल कोचिंग वाला होते हैं, एक साइड से हटता है, फिर हम लोग जो है क्या करते हैं, दूसरे साइड से जोड़ते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो SN2 जो होता है वो कैसा होता है कि यहाँ पे इसकी जो ऑर्डर होती है वो सेकंड होती है, और ये सिंगल स्टेप में होता है। कैसे होता है आपको मैं एक एग्जांपल के समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि CH3Cl आपने H2O लिया एसीटोन के प्रेजेंस में, और यहाँ पे होता क्या है ना कि CH3 और ये OH, और यहाँ पे सॉरी उल्टा मैंने बना दिया, इधर साइड OH होगा क्योंकि बैक साइड से अटैक करता है ये Cl। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए एक साइड से Cl टूटा नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव बनता है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे ये बॉन्ड जो है Cl कहता है मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, तो CH3 से टूटना चाहता है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से CH3Cl रखा हुआ टूट जाएगा। यहाँ पे एसीटोन और ये सारे फैक्टर जो है क्या करते हैं, कहते हैं कि तू तोड़ दे CH3 का बंधन और जो है OH का बंधन को पकड़ ले। तो जैसे ही यहाँ पे होता है तो देखिए एक साइड से जो होता है वो टूट रहा होता है, और दूसरे साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसी स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा SN2 में, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट जो होता है ना 10⁻⁻⁶ सेकेंड। कहोगे सर इतना कम सेकेंड के लिए बनता है, तो आपको कैसे पता लगा कि यही स्टेट बन रहा होगा? एक्चुअली हम लोग जो है ना तरीके बनाते हैं ताकि कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, या अपनी भाषा को समझाने के लिए हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार से एक्चुअल में हो रहा होगा। पहले रिएक्शन आता है, बाद में मैकेनिज्म आता है। मैकेनिज्म एक तरीका है ताकि कि बच्चों को समझा सके या किसी को समझा सके। ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, लेकिन हमें जो है ये चीजें याद रखनी होगी, क्योंकि हम लोग को जैसा बुक दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे शो करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। अब जैसे ही होगा तो ये देखिए सारा कितने स्टेप में हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है या 2 स्टेप में हो रहा है? 1 स्टेप। इसीलिए जो SN2 रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्टेप में होता है। अच्छा दूसरी बात देखिए, Cl के अपोजिट में यहाँ पे जुड़ रहा है, साथ में नहीं जुड़ रहा है। कहोगे सर क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से जुड़ता तो Cl क्या करता है, रिपल्सन करने लगता है। इसी कारण से जैसे आप लोग देखिएगा कि एक टीचर आने के बाद दूसरे टीचर, जैसे सपोज करो कि कोई केमिस्ट्री का टीचर है और एक कोचिंग में एक ही टीचर रह सकता है, तो एक को जो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई तू 2 तारीख को निकल जाए, इसको 3 तारीख को बुला लेते हैं। ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि दोनों जो है आपस में रिपल्सन ना हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाता है। खैर
ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए क्या करते हैं, तो इसको बैक साइड से अटैक करते हैं। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब मुझे बताइए जो प्रोडक्ट है इन्वर्जन है या रिटेंशन है? इन्वर्जन। इन्वर्जन है। तो SN2 में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? इन्वर्जन बनेगा। यानी कि हमेशा ध्यान रखना बैक साइड से जो है क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये कोई कंपाउंड है CH3 और H और ये D और यहां पे मैंने Cl जोड़ दिया। अब मैंने क्या करा कि H2O के प्रेजेंस में एसीटोन के साथ हमने जो है दो प्रोडक्ट बनाया। आप मुझे बताइएगा कि कौन सा प्रोडक्ट सही है? HD और यहाँ OH और CH3HDNOH। अब मुझे बताइए कि A प्रोडक्ट बनेगा या B प्रोडक्ट बनेगा? सर ए। E बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये जो SN2 रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? इन्वर्जन रिएक्शन होता है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी? ओके, यस सर। ठीक है। अब देखो इसकी कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। SN2। सॉरी, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि हम SN2 रिएक्शन की बात करें। सबसे पहला ये जो रेट है, यानी कि SN2 रिएक्शन follows second order kinetics। ठीक है, ये कैसा होता है? सेकेंड ऑर्डर। इसका मतलब है रेट जो है ना यहाँ पे वो Rx पे भी डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। आप जैसा यहाँ पे सपोज करो कि पिछली बार में न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने कहा कि मैंने अल्काइल हैलाइड को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और इसको भी 2 टाइम्स कर दिया, तो रेट कितनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। लेकिन पिछली बार न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, इसी कारण से सिर्फ और सिर्फ जो है अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था। इसीलिए हम लोग कह रहे थे फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पे SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वहां पे SN1 में हम जो यूज कर रहे थे वो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे थे। SN2 में, इन SN2 रिएक्शन, इसे दो बार रिएक्शन लिख दिया हूं तो एक को मिटा लीजिएगा। इन SN2 रिएक्शन, क्या बता रहा था मैं ही भूल गया। ठीक है, इन SN2 रिएक्शन, कौन सा मैं बताने वाला था? जस्ट फॉर मिनट। ओके, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट याद आएगा तो फिर बाद में हम लिखा देंगे। सेकंड पॉइंट, यहां पे SN2 रिएक्शन occurs in single state। अब कहोगे सर कैसे? यहां पे जो है ना सिंगल स्टेट में हो रहा है, एक ही स्टेट में आना जाना दोनों लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट, in SN2 reaction, in transition
intermediate formation या no carbocation formation in SN2 reaction. No carbocation is formed. तो क्या फॉर्म होता है यहां पे बताइए? ट्रांजिशन स्टेट होता है और SN2 में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है और फिर क्या होता है? 3 डिग्री होता है। इस बात को याद रखिएगा कि SN1 में जो होता है वो क्या होता था? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 में जो होता था वो क्या हो जाता था? ये हो जाता था। 4 पॉइंट। इसमें हम लोग जो यूज करेंगे पोलर एपरियोडिक, हाँ अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या क्या होता है तो आपको याद रखना है। एक तो एसीटोन होता है, दूसरा यानी कि DMSO डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, तीसरा होता है DMF होता है, ठीक है, डाईमिथाइल, चौथा ईथर भी होता है। अगर ये चारों के चारों दिखे, ये सभी के सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि 3 डिग्री में ना बना के वो किस में बनाते हैं? 1 डिग्री में बनाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो होता है रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? इन्वर्जन होता है। और 5th पॉइंट में लिख देता हूं, ये स्टेप वाला लिख दिया। SN2 कितने 1 ऑर्डर सिंगल स्टेप में होता है। ओके, लास्ट पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पे जो होता है रिएक्शन इंडोथर्मिक होता है। इन SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों रिक्वायरमेंट होता है? क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि एनर्जी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि जो है बनाने, या मैं सिंपल सा लिख दूं, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? एनर्जी का जो है ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिस कारण से ये जो रिएक्शन होता है कैसा होता है? इंडोथर्मिक होता है। सॉरी, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। आपको इन सभी को याद रखने के लिए जो है आप एक बार याद रखिएगा साइंस, यानी कि जो है SN1 में स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इन्वर्जन भी बनता है, रिटेंशन भी बनता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? SN2 में जो है इन्वर्जन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बैक साइड से अटैक करता है। अभी अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि जब यहाँ पे ना स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक फैक्टर होता है। अभी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है कि इसके पास सपोज करो कि मैं यहाँ वापस समझाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े बल्कि ग्रुप जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा कि आपस में रिपेल करने लगेगा। जैसे समझाने के लिए आपको मैं बताता हूँ, ऐसे मान लीजिए कि एक सीट पे अगर जब पतला आदमी बैठा है तो फिर मोटा आदमी आ गया, तो वो क्या करेगा? जो मोटा आदमी है उसको रिपेल कर देगा। तो जिस कारण से वहां पे क्या हो जाता है? स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। ये नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं। ओके।